नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक बेटी की जंग, बेघर से मुकम्मल तक का सफ़र। 20 साल की निशा, सांवली, बड़ी बड़ी बोलती आंखें, माथे पर सिंदूरी बिंदी और होठों पर अबोध मुस्कान। बचपन से ही उसने अपनी माँ के आंगन में यही सीखा था, लड़की हो तो सिर झुका कर रहो। पर निशा की आंखें अक्सर सपनों की ऊंचाई में खो जाया करती थी। उस दिन भी वो सोच रही थी, मेरी शादी भी किसी अच्छे लड़के से होगी जिसके साथ मैं घर आंगन सजाऊंगी, अपने हिस्से की खुशियां खोजूंगी, माँ पापा को मान सम्मान दिलाऊंगी। तभी माँ आंगन से आवाज़ लगाती है, निशा, ओ निशा, कहाँ खोई है? चल रोटी परोस दे अपने बाबूजी को। और निशा दौड़ती हुई आती है। बेटियों के सपने भी कितने मासूम होते हैं, बस एक अच्छा घर, माँ जैसी सास, प्यार करने वाला पति, 2-4 अच्छे दिन, बस और कुछ नहीं। निशा के घर भी रिश्तों की बातें चल रही थी। पड़ोस की काकी ने बताया, अरे सुनोरी माँ, शर्मा जी का लड़का है ना, दिल्ली में नौकरी करता है, सुशील है, अच्छा घर है। माँ का चेहरा खिल उठा। इधर निशा की सहेलियां भी कानाफूसी कर रही थी, अरे निशा की तो किस्मत खुलने वाली है, ससुराल में सोने की चूड़ियां पहनेंगी। शादी का दिन आया। हल्दी की खुशबू से सारा घर महक उठा। निशा दुल्हन बनी तो चांद भी शर्मा गया। जब पहली बार पति सुनील ने घूंघट उठाया था, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, इतना कहकर निशा की ओर देखकर मुस्कुरा दिया था। निशा का दिल कांप उठा था। यह है मेरा सपना, यही है मेरा आसमां। कौन जानता था कि ये आसमां कुछ साल बाद छिन जाएगा? कौन जानता था कि इस चूड़ी बिंदी सिंदूर वाली लड़की को एक दिन कलंकिनी कहकर पुकारा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो उस रात चांद भी आंगन में अपनी धवल रोशनी बिखेर रहा था और निशा की आंखों में वही मासूम सपने पल रहे थे। शादी के बाद के दिन जैसे किसी सपने की तरह बीते थे। निशा का सुनील के साथ रिश्ता वैसा नहीं था कि हर पल हंसी ठिठोली और रोमांस से भरा हो, पर हाँ, एक सुकून था, एक साथ जीने की उम्मीद थी। सुनील नौकरी पर जाता, शाम को लौटता तो निशा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार करती। कभी कभी दोनों साथ छत पर बैठ चाय पीते और बीते दिनों की बातें याद करते। लेकिन जिंदगी कब अपने रंग बदल लेती है कोई नहीं जानता। धीरे धीरे सुनील के चेहरे की हंसी गायब होने लगी। ऑफिस से लौटते वक्त आंखों में अजीब सा डर, चेहरे पर झुंझलाहट। निशा ने कई बार पूछा भी, क्या बात है सुनील, तबीयत तो ठीक है? सुनील बस सिर झुका लेता था, बेमन से कहता, कुछ नहीं, सब ठीक है। कुछ दिनों बाद तो बात करने तक का मन नहीं करता। रोज शराब की बोतलें, देर रात तक खामोशी और सुबह ऑफिस की वही दौड़। निशा का दिल घबराने लगा था। कभी देर रात उठकर सुनील को ताकती, उसकी उनींदी आंखों में झांकती, कभी अलमारी में छुपकर रखी दवाइयों के पत्ते देखती, कभी कमरे की दीवारों से पूछती, आखिर मेरे सुनील को क्या हो गया है? एक दिन की सुबह सूरज तो उगा था, मगर निशा के जीवन का सूरज उसी दिन डूब गया था। सुबह सुबह पड़ोस की रमा काकी की चीख सुनाई दी, अरे जल्दी आओ, सुनील ने फांसी लगा ली। निशा के कानों में ऐसा लगा मानो किसी ने जोर से ढोल बजा दिया हो। पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ती हुई कमरे में पहुंची। सामने सुनील की लाश पंखे से झूल रही थी, चेहरा पीला, आंखें सोनी, जैसे कोई अनकहा दर्द लेकर चला गया हो। निशा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। सारा घर लोगों से भर गया। ताने फुसफुसाहटें शुरू हो गई। कहता था ना, शादी के बाद से ही परेशान था, लड़की ही बुरी निकली, कोई जादू टोना किया होगा। निशा कुछ कहती, इससे पहले ही उस पर दोषारोपण की बौछार होने लगी। सास ने गुस्से में आकर कहा, कुलच्छनी, मेरे बेटे को खा गई, किस मुंह से जिएगी अब? निशा का दिल चीख चीख कर कह रहा था, मैंने क्या किया? मैं तो हर दिन
उससे बात करने की कोशिश करती थी, उसका दुख बांटना चाहती थी। मैं क्यों दोषी? पर उस घर में अब उसकी कोई नहीं सुन रहा था। एक एक कर सारे लोग उससे मुंह मोड़ने लगे। मांग से सिंदूर पोंछा गया, गहने उतरवाए और उसे कोने के कमरे में धकेल दिया। उस दिन शाम को जब सुनील की चिता जल रही थी, तब गांव भर की औरतें तिरछी नजरों से निशा को देख रही थी। कुछ ने कहा हाय महूजली, कुछ ने फुसफुसाकर कहा कलंकिनी है, किस्मत फूटी थी जो इसने जन्म लिया। निशा की आंखें हर रिश्ते को टटोल रही थी। सास, ससुर, देवरानी सब ने उससे किनारा कर लिया। 16वें दिन के बाद किसी ने भी उस घर में उसकी जगह नहीं चाही। सास ने पुराने कपड़े बैग में डाले और बिना आंसू, बिना मुंह देखे कहा, जा अपने मायके, और अब कभी इस देहरी पर मत आना। निशा बैग उठाकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पांव थरथरा रहे थे, मन रो रहा था। सपनों का घर, वो छत, वो रिश्ते सब राख हो चुके थे। आसमान नीला था, मगर निशा के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। जिस आंगन से डोली उठी थी, वही अब बेआबरू बनकर लौट रही थी। जैसे तैसे बस स्टैंड पर पहुंची। बस चलने लगी थी। निशा ने एक बार मुड़कर सुनील के घर की तरफ देखा, जहां कभी उसके सपनों का आशियां था, अब वहां सिर्फ वीरानी थी। बस के पहिए जब गांव की सरहद पर पहुंचे तो निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिस घर को उसने कभी अपनी सबसे सुरक्षित जगह समझा था, आज वहीं पर लौटने में उसके पांव कांप रहे थे। आंखों के कोनों में सैकड़ों सवाल थे। कैसे देखेंगे माँ बाप मुझे? क्या कहेंगे लोग? क्या अब भी वहाँ आंगन होगा जहाँ मैं कच्ची मिट्टी से दिए बनाती थी? बस रुकी और निशा अपना बैग उठाकर सड़क पर उतर आई। घर का वही टूटा हुआ दरवाज़ा, वही आंगन, वही नीम का पेड़, पर वो अपनापन कहीं नहीं था। वहाँ सन्नाटा और बेरुखी थी। माँ चौके में बैठी थी। निशा ने जैसे ही आवाज़ दी माँ, माँ ने सिर उठाया। न तो गले लगाया, न ही हाल पूछा, सिर्फ इतना कहा, आ गई, चल भीतर, लोगों की नज़र न पड़े। निशा की आंखें भीग गई। उसने चाहा कि माँ के गले लग जाए, सब कुछ बता दे, पर माँ के शब्द पत्थर हो चुके थे। सदमे और डर ने रिश्ते को भावनाओं से काट दिया था। बापू बाहर चौपाल पर बैठे हुक्का पी रहे थे। सामने से गुजरती निशा को देखा, फिर सिर फेर लिया, जैसे कोई पराया आदमी सड़क पर चल रहा हो। घर में 2 छोटी बहनें थी, गुड़िया और सुमन। पहले जब निशा मायके आती थी, दोनों उसकी गोद में सर रख देती थी। अब एक एक की ओट में छुप जाती। आंखों में डर था, जैसे कोई कलंक पास आ गया हो। एक दिन सुमन की शादी की बात चल रही थी। पड़ोस की औरतें आई तो माँ ने निशा को भीतर के कमरे में बंद कर दिया और बाहर जाकर कहने लगी, अरे निशा, वो तो अपनी बुआ के घर है। निशा दीवार से कान लगाकर सुन रही थी। माँ का कांपता हुआ स्वर, अब उसके रहते कौन रिश्ता करेगा भाभी जी? सब कहेंगे एक विधवा घर में है। उस दिन निशा का दिल चीख पड़ा, मैं अपने ही घर में बोझ बन गई। क्या मैं अब माँ बाप की बेटी नहीं रही? सूरज निकलते ही निशा के हिस्से में घर के सारे काम आ जाते। भोर से रात तक पानी भरना, आंगन बुहारना, पशुओं को चारा देना, नल से पानी लाना, सबके झूठे बर्तन मांजना। सांसें भर भर कर उठती, थक जाती। फिर भी कोई कहता, अरे तुझे और क्या करना है, तेरे तो वैसे ही भाग्य फूटे हैं। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, निशा अपनी चारपाई पर लेटकर टूटा हुआ छप्पर देखती। आंखों से आंसू बहते रहते। कभी खुद से सवाल करती, क्या सच में मैं अपशगुन हूँ? क्या मैं किसी ही खुशियाँ छीन सकती हूँ? गांव में औरतों की जुबान तेज होती है। जहाँ 4 औरतें बैठे वहीं बात शुरू। निशा जब घर से बाहर निकलती, औरतें सिर झुकाकर कहती, देखो देखो, यही है वो कलंकिनी, अपने आदमी को खा गई। कोई कहता, बच के रहना, इससे नज़र लग जाती है। निशा के कान में ये शब्द तीर की तरह घुसते। वो चुपचाप पानी भरकर लौट आती।
रात को चुपके से आंचल से मुंह छुपाकर रोती रहती। कभी कभी नीम के पेड़ से सटकर पूछती, बता नीम, क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आंखें बस आसमान की ओर ताकती रहती, जहाँ हर रात चांद साक्षी बनकर सब देखता था। अब घर में सिर्फ दीवारें थी जो कभी उसकी खिलखिलाहट की गवाह रही थी। अब वही दीवारें उसकी सिसकियों की साथी थी। कोई दोस्त नहीं, कोई हमदर्द नहीं, और वो बेमोल रिश्तों के बीच सांस लेती एक परछाई बन गई थी। गांव की उदास गलियों में निशा अब परछाई बनकर जी रही थी। ना कोई उम्मीद, ना कोई अपना। कभी कभी नीम के नीचे बैठकर माँ की तरफ टकटकी लगाती, पर माँ अब उसे ऐसे पेश आती जैसे वो कोई अपसुगनी औरत हो। एक दिन बापू शहर चले गए थे, माँ पड़ोस की शादी में और बहनें नानी के घर। घर पर बस निशा और उसकी बड़ी बहन का पति रमेश। शाम का वक्त था। निशा आंगन में बर्तन मांज रही थी। रमेश वहीं खड़ा खड़ा उसे घूर रहा था। निशा ने पहली बार उसकी नज़रों में अजीब गंदगी देखी। दिल घबराया। उसने जल्दी से काम समेटना चाहा तो रमेश आगे बढ़ा। अरे, इतने दिन से देख रहा हूँ, तू कितनी सुंदर है। उस मरियल ने तुझे समझा ही नहीं। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। निशा का चेहरा जर्द पड़ गया। जीजा जी, आप हद कर रहे हैं। मैं आपकी बहन जैसी हूँ। कौन बहन? तू तो यहाँ बोझ है। सब तुझसे तंग आ चुके हैं और अब तेरा कुछ नहीं बचा यहाँ, समझी? निशा के भीतर डर से ज़्यादा गुस्सा उमड़ पड़ा। उसने पानी का भरा लोटा रमेश के मुंह पर फेंक दिया। छूने की कोशिश भी मत करना, मैं सबको बता दूंगी। रमेश बौखला गया। अच्छा, सबको? कौन सुनेगा तुझे? सब तो तुझे घर से निकालने का बहाना ढूंढ रहे हैं। निशा दरवाज़ा खोलकर भागी। नीम के पेड़ के नीचे जाकर सांस ली। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। शाम को माँ लौटी। निशा ने हिम्मत जुटाकर सब बता दिया। माँ की आंखें आग बबूला हो उठी, पर निशा की उम्मीद के उलट माँ ने रमेश को कुछ कहने की बजाय निशा पर ही बरस पड़ी। तू ही होगी कुलच्छनी, मेरा घर बर्बाद करने पर तुली है। पहले अपने आदमी को मारा, अब बहन का घर उजाड़ेगी। निशा की आंखें हैरानी से फैल गई। माँ, मैं अपनी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो उसने। माँ ने झाफड़ रसीद कर दिया। चुप, तेरी जुबान काट दूंगी। तू जा अपने मुँह जले साथ इस घर से। तुझसे अब मेरा रिश्ता नहीं। सुमन और गुड़िया भी माँ के पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में डर और नफरत मिली हुई थी। कोई नहीं बोला। रमेश ने भी घमंड से मुस्कुराकर कहा, चल निकल यहाँ से, नहीं तो तेरे लिए गांव में जीना हराम कर दूंगा। रात का अंधेरा उतर आया था। निशा बैग उठाए बिना कुछ बोले घर से निकल पड़ी। एक बार पलटकर देखा, माँ की देहरी, बहन का आंगन जहाँ उसकी किलकारियाँ गूंजी थी, अब वहीं से उसे अपमानित करके धकेला गया था। आसमान में चांद निकल आया था। चांद भी साक्षी था उस बेटी की बेबसी का। निशा पैरों में कांटे चुभाते अंधेरी राहों पर चलती रही। सिर्फ एक सवाल दिल में, कहाँ जाऊं, कौन है मेरा? रात भर कभी पेड़ के नीचे, कभी मंदिर के चौखट पर बैठी रही। आसमान पर टिमटिमाते तारे उसके टूटे हुए सपनों के गवाह बन गए थे। उस रात निशा ने खुद से कहा, अब ना कोई माँ है ना बहन, अब सिर्फ मैं हूँ और मेरा मुकद्दर। और अब मैं किसी के डर से नहीं जीऊँगी। जो होगा अकेले झेलूँगी, मगर बिकूँगी नहीं। चुपके से अपनी माँ की दी हुई गठरी खोली। उसमें एक पुरानी साड़ी, टूटी चूड़ियाँ और एक तस्वीर थी जिसमें निशा, सुनील और माँ थी। निशा की आंखें भीग गई। अब मैं अपने लिए जीऊँगी, किसी दरिंदे की नज़र का शिकार नहीं बनूंगी। रात की चुप्पी में
अजनबी पगडंडियों पर निशा अकेली चली जा रही थी। हर एक कदम जैसे जिंदगी की बेबसी का बोझ था। कभी मंदिर की चौखट पर, कभी स्टेशन के वीरान प्लेटफॉर्म पर, कभी किसी सुनसान बस स्टैंड की बेंच पर। ये सब अब उसके रातें गुजारने की जगह बन चुके थे। भटकन की पहली सुबह, सूरज की पहली किरण जब माथे पर पड़ी तो निशा ने खुद को पुराने बस अड्डे के एक कोने में पाया। चेहरे पर गर्द, बालों में धूल और आंखों में सूनी थकावट। पास बैठी एक बूढ़ी औरत बोली, कहाँ जाएगी बिटिया? इस दुनिया में औरत की इज्जत से बड़ा कोई बोझ नहीं, संभाल के रहना। निशा ने बस फीकी मुस्कान दी। क्या जवाब देती? जिसके पास अपना ठिकाना ना हो उसका रास्ता भी वही तय करता है जहां वक्त ले जाए। नौकरी की तलाश में हर तरफ गिद्ध जैसी निगाहें उसका पीछा कर रही थी। निशा ने अपने पुराने बैग में से सर्टिफिकेट निकाले। बीए पास थी वो। कभी सोचा था मास्टरनी बनेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, पर किस्मत की रेखाओं ने जैसे स्याही बदल दी थी। हर जगह हाथ जोड़कर नौकरी की अर्जी लगाती, कभी किसी स्कूल, कभी किसी दुकान, पर हर जगह वही गंदी बातें, वही घूरती निगाहें। एक स्कूल में प्रिंसिपल ने कहा, काम तो है पर तनख्वाह कम मिलेगी और तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। निशा ने सवाल किया, कौन सी एडजस्टमेंट सर? उस आदमी की आंखें भद्दी मुस्कान के साथ बोली, अरे समझदार हो, जो सब करते हैं, नौकरी भी रहेगी और आराम भी। निशा का बदन सिहर उठा। वो वहां से बिना जवाब दिए बाहर निकल आई। जिस शहर में आई थी वहां भी वही सोच, वही दरिंदे, बस चेहरे बदल जाते हैं, बातें वही रहती हैं। एक किराए का कमरा ढूंढने गई। मकान मालिक ने कहा, तू तो अकेली औरत है, वो भी विधवा, तुझसे कौन पूछेगा? रहना है तो शर्तें हैं। निशा ने पूछा, कौन सी शर्तें? उसकी गंदी नजरें पूरे जिस्म पर फिसल गई। रात को कोई पूछने वाला नहीं, रहना है तो रह, नहीं तो जा। निशा ने आंचल कसकर पकड़ लिया और बाहर निकल पड़ी। अब उसे समझ आ गया था, दरिंदे सिर्फ गांव में नहीं, हर शहर में, हर गली में बैठे हैं। दिन बीतते गए, भूख से पेट सिकुड़ जाता। कभी मंदिर के पीछे बचा कुचा खाना, कभी स्टेशन की कैंटीन में बची रोटियां, सिरहाने आसमान, बिस्तर जमीन। रात को अकेलेपन की ओढ़नी ओढ़े, टूटा दिल लेकर वो आसमान को देखती और बुदबुदाती, हे भगवान, क्यों बनाया एक औरत को इतना कमजोर? क्यों नहीं बनाया पत्थर जैसा दिल? पर हर रात वो खुद ही अपने आंसुओं से अपनी तसल्ली कर लेती। अब उसके सपनों की लाशें भी उसी आसमान के नीचे दफन होने लगी थी। अब कोई मेरा नहीं, न माँ, न बाप, न बहन, न इस समाज का कोई कोना, बस मैं हूँ और मेरा ये बंजारा दिल, जो अब ना टूटेगा, ना किसी के लिए रोएगा, बस जिएगा आखिरी सांस तक। निशा के भीतर धीरे धीरे दर्द से ज़्यादा जिद पनपने लगी थी। वो अब हारना नहीं चाहती थी। भले ही जिंदगी ने हर रिश्ते छीन लिए थे, पर अपने आप को वो नहीं खोएगी। उजड़ा गांव, बुझा हुआ घर और रिश्तों की लाशें पीछे छोड़ निशा अब अपने टूटी चप्पल और एक पुरानी थैली के साथ दिल्ली की बस में सवार थी। सफ़र लंबा था और हौसला कहीं पीछे ही छूट गया था। बस की खिड़की से बाहर झांकती हुई वो सोच रही थी, कहाँ जा रही हूँ, किसके लिए? क्या मैं कभी अपनी पहचान पा सकूंगी? जब दिल्ली पहुंची तो भीड़ ऐसी थी जैसे इंसानों का समुंदर। हर चेहरा अजनबी, हर आवाज़ बेगानी, हर नज़र अजीब सी। निशा ने अपना थैला कंधे पर टांगा और रेलवे स्टेशन के बाहर आकर खड़ी हो गई। पता नहीं था कहाँ जाना है, न ठिकाना, न जान पहचान। वहाँ भी तन्हाई और शोषण। दिल्ली के बड़े बड़े नामों, ऊंची इमारतों और जगमगाती दुकानों के बीच निशा की कहानी वही रही। हर जगह वही सवाल, अकेली हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो? जब कोई जान लेता कि वो विधवा है तो नज़रों का रंग बदल जाता। या तो दया दिखाते या गिद्ध की तरह ताकने लगते। एक सरकारी दफ्तर में नौकरी की कोशिश की। क्लर्क बोला,
काम तो दे दूं, पर समझदारी चाहिए। दिल्ली में बिना समझदारी के जीना मुश्किल है। निशा ने ठंडी निगाह से देखा। अब वो उन नज़रों को पहचानना सीख चुकी थी। मना किया और बाहर निकल आई। एक दिन कक्कड़नुमा के एक मंदिर में आसरा ढूंढने पहुंची। वहाँ भी भीड़ थी, पर यह भीड़ भी उन औरतों की जिनके माथे पर सिंदूर की जगह तानों का दाग था। कोई कोठियों में काम करती थी, कोई शादी में बर्तन धोती, तो कोई बस अपनी रोटियां बेचती। सबकी आंखों में एक जैसी तन्हाई, सबकी जिंदगी की किताब एक जैसी। शुरुआत प्यार से, बीच में धोखा और अंत अपमान से। वहीं एक बूढ़ी विधवा श्यामा काकी मिली। उसने निशा से पूछा, बिटिया कहाँ से आई हो? गांव से। निशा ने रूंधे गले से जवाब दिया। कहाँ रहती हो? कहीं नहीं। श्यामा काकी ने गहरी सांस ली। इस शहर की गलियों में हम जैसी औरतें बस सांस लेती हैं, जीती नहीं। पर हारना मत, तेरे लिए भी कोई कोना लिखा है। निशा की आंखें भीग गई। उसे पहली बार किसी ने इंसान समझकर बात की थी। रातें अब स्टेशन के प्लेटफॉर्म या मंदिर के पीछे बीतने लगी। कभी कभी कुछ शराबी बड़बड़ाते हुए पास से गुजरते, कभी कहीं से कोई बेसहारा औरत अपनी जिंदगी की कहानी बयां करती। हर रात निशा अपनी चादर में सिमट जाती, तारों भरे आसमान को देखकर बुदबुदाती, क्या मुझे भी कभी चैन की नींद नसीब होगी? इन्हीं तन्हाइयों में एक दिन उसकी मुलाकात सलीम अंकल से हुई। पुरानी किताबें बेचने वाले एक बुजुर्ग, शांत, समझदार और सलीकेदार। सलीम अंकल ने कहा, बेटी मेहनत कर, सच्चाई से रहे। इस शहर में सब कुछ बिकता है, पर इज्जत खुद कमानी पड़ती है। तेरे लिए भी कोई रास्ता निकलेगा। उनकी बातों में वो पहली बार उम्मीद की गंध महसूस कर पाई। निशा ने खुद से कहा, अब तक दूसरों के भरोसे जिया, अब अपने दम पर जीने का वक्त है। भले गिद्ध घेरे, पर मैं अब अपनी इज्जत से समझौता नहीं करूंगी। और इसी सोच के साथ निशा ने अगली सुबह एक अखबार में नौकरी के इश्तहार देखने का फैसला किया। वो रात भी आम रातों जैसी ही थी। निशा ने दिल्ली की उस भीड़ भरी दुनिया से तंग आकर फैसला कर लिया था, अब और नहीं। भीड़ में भी अकेली जिंदा लाश बनकर जीने से तो अच्छा है कि खुद ही अपनी कहानी का आखिरी पन्ना लिख डाले। शहर के एक पुराने पुल के किनारे खड़ी थी निशा। चारों तरफ अंधेरा और सिर पर उदास आसमान। नीचे बहती यमुना की शाह लहरें मानो उसका इंतजार कर रही थी। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू सूख चुके थे। अब बस सन्नाटा और एक गहरी सांस। निशा ने आंखें मूंदी और बुदबुदाई, हे भगवान, बहुत सह लिया, अब और नहीं। माँ, तूने भी मुंह मोड़ लिया, अब मैं जा रही हूँ। तभी एक नरम, गहरी और सलीकेदार आवाज आई, मरने से पहले जीने की आखिरी वजह नहीं तलाशोगी? निशा का दिल जैसे थम गया। पीछे मुड़कर देखा, एक सांवला सौम्य चेहरा, करीने से कटे हुए बाल, हल्की दाढ़ी, आंखों में एक ऐसा सुकून जो टूटी आत्माओं का दर्द समझ सके। तुम कौन हो? निशा ने डबडबाई आंखों से पूछा। एक भटका हुआ मुसाफिर, जिंदगी की ठोकरें खा चुका, पर अब दूसरों की टूटी जिंदगियां संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। नाम है रिहान। निशा ने कहा, तुम नहीं समझोगे। सबने छोड़ा है, सबने गालियां दी हैं। इस समाज में विधवा होना गुनाह है। अब और नहीं, बस अब खामोशी चाहिए। रेहान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तूने सबको आजमाया, पर खुद को नहीं। उसने तुझे यहाँ मारा नहीं, तुझे मुझसे मिलवाया, ताकि तुझे बता सके कि अब भी इस दुनिया में कोई ऐसा है जो बिना मतलब के तुझे इंसान समझ सके। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस वहीं बैठ गई। रेहान ने अपना हाथ बढ़ाया, चल एक कप चाय पिलाऊं। तूने अपने लिए कभी कुछ किया है? निशा ने धीमे से अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। पहली बार किसी गैर मर्द के हाथ में उसने ऐसा सुकून पाया, न लालच न गंदी नज़र, बस एक दोस्त, एक रहनुमा। चाय के ढाबे पर दोनों बैठ गए।
रेहान ने पूछा। पढ़ाई कितनी की है? बीए तक। निशा ने झिझकते हुए कहा। तो फिर काम दिलाऊंगा। पढ़ी लिखी लड़की गिड़गिड़ाएगी नहीं। बस एक बात का वादा कर, मरने का नाम अब कभी नहीं लेगी। निशा ने भीगी आंखों से सिर हिलाया। अब तेरे भरोसे रहूंगी। चाय की प्याली थामते हुए रेहान बोला। मैं भी टूटा हूँ। माँ बाप बचपन में छोड़ गए, मोहब्बत में धोखा खाया, पर अब मैंने ठान लिया है, जिनका कोई नहीं उनका मैं बनूंगा। निशा ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। उस रात निशा रेहान के बताए छोटे से आश्रम में सोई। बहुत वक्त बाद बिना किसी डर के, बिना किसी ताने के सुकून की नींद आई। रात की स्याही जब अपने आखिरी पहर में थी और सुबह की हल्की रोशनी आसमान को छूने लगी थी, तभी निशा ने अपनी आंखें खोली और अगले दिन उसकी ज़िंदगी की पहली नई सुबह थी। बहुत समय बाद किसी कमरे में चैन से सोई थी। न तानों की आवाज़, न गंदी नज़रों का डर, बस एक सुकून जो रेहान की दोस्ती ने उसे दिया था। सुबह का सूरज जैसे उसकी ज़िंदगी के अंधेरों को चीरता हुआ आया। रेहान ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये नई ज़िंदगी की पहली सुबह है, चल चाय पीते हैं। निशा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। कितनी अजीब बात थी। कल तक जो दुनिया छोड़ने का मन बना बैठी थी, आज उसके लिए ये दुनिया कुछ बेहतर लगने लगी थी। ढाबे की गर्म चाय की प्याली हाथ में थामे निशा ने रेहान से पूछा, क्या सच में मैं भी फिर से जी सकती हूँ? रेहान ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, बस खुद को कमज़ोर समझना छोड़ दो। देख, दुनिया से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार तेरा हौसला है, और वो अब तेरे पास लौट आया है। रेहान ने अपनी पहचान के जरिए एक छोटे दफ्तर में उसे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दिलवा दी। छोटी सी तनख्वाह, मगर इज्जत के साथ। रेहान मुस्कुराकर बोला, दोस्ती का मतलब ही यही है, गिरने वाले को हाथ पकड़कर उठाना, और अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता। शाम को दफ्तर के बाद रेहान उसे एक लाइब्रेरी ले जाया करता, जहां वो अपनी पुरानी किताबें उठाकर फिर से पढ़ाई करने लगी। मैं अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, निशा ने एक शाम रेहान से कहा। कर लेगी, मैं तेरे साथ हूँ। रेहान का जवाब सुन निशा की आंखें भीग गई। उसे पहली बार किसी ने बिना शर्त, बिना किसी लालच के हौसला दिया था। कुछ महीने बाद निशा ने अपने हुनर को पहचानना शुरू किया। उसे सिलाई और हाथ से बनाई कढ़ाई वाले कपड़ों का शौक था। रेहान ने उसकी इस कला को पहचानते हुए कहा, क्यों ना तेरा खुद का छोटा काम शुरू कर दे। निशा डर रही थी, लोग क्या कहेंगे? लोग तो तेरे मरने पर भी ताली बजाते, अब जीने पर क्यों डरे? रेहान के कहने पर निशा ने 2 पुरानी मशीनें और कुछ कपड़े खरीदे, एक छोटी सी दुकान खोली, निशा क्रिएशंस। धीरे धीरे उसके बनाए कपड़े दिल्ली के एक छोटे बाजार में पसंद किए जाने लगे। ऑर्डर मिलने लगे और साथ ही उसके नाम की भी। अब वही लोग जो कभी उसे कलंकिनी कहते थे, उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। निशा हर रोज़ सुबह आईने में खुद को देखकर बुदबुदाती, हाँ मैं भी जी सकती हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं। रेहान उसकी ज़िंदगी में एक रहनुमा बन चुका था। न मोहब्बत का दावा किया, न बदले में कुछ मांगा, बस उसकी हर हंसी, उसकी जीत में रेहान की आंखें भीग जाती। और एक दिन रेहान ने हंसकर कहा, देख तेरे स्टार्टअप का पहला ऑर्डर, अब क्या कहेगी तू? निशा ने हंसते हुए कहा कि मैं अब मौत से नहीं, ज़िंदगी से प्यार करती हूँ, और ये प्यार मैंने खुद कमाया है। निशा अब अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी, स्टार्टअप भी चल रहा था, और उसकी ज़िंदगी की किताब का वो पन्ना आ चुका था जहाँ अब दर्द की बजाय हौसले की इबारत लिखी जाने लगी थी। वक्त जैसे एक नदी की तरह बहता गया, कभी थमता नहीं, किसी के लिए रुकता नहीं। निशा भी अब ज़िंदगी के नए मुकाम पर थी। अपना छोटा सा स्टार्टअप, अपनी पढ़ाई और रेहान की दोस्ती, सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी कभी जब वो दिल्ली की इन सड़कों पर अकेले चलते हुए पुराने जख्मों को याद करती तो दिल भर आता।
मगर अब उसने सीखा था दर्द को सीने में रखकर मुस्कुराना। एक शाम दुकान में काम करते हुए मोबाइल की स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर चमका। निशा ने जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ वही पुरानी जानी पहचानी मगर थकी हुई आवाज़ थी। निशा बेटा, ये उसकी माँ की आवाज़ थी। निशा का दिल कांप गया। जिस आवाज़ को वो सुनना तक नहीं चाहती थी, आज वही आवाज़ उसे बेटा कह रही थी। क्या बात है? निशा ने बहुत मुश्किल से कहा। तेरे पापा नहीं रहे, हार्ट अटैक पड़ा था। बस आखिरी बार तुझे देखने की हसरत लेकर चले गए। निशा की आंखें डबडबा गई। सारे पुराने लम्हे किसी टूटे हुए चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूम गए। और अब तू घर आ जा, बस एक बार। निशा ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। रात भर निशा छत पर खड़ी आसमान को निहारती रही। याद आया वो टूटा हुआ घर, वो ताने, वो बदनामी, वो दिन जब जीजा ने बुरी नज़र डाली और माँ बहन ने उसी को दोषी ठहराकर घर से निकाल दिया था। क्यों जाऊँ वहाँ जहाँ कभी मुझे अपनी लाश तक ले जाने लायक नहीं समझा था, जहाँ कहा था अब कभी मुंह मत दिखाना। उसकी आंखों में बुझी हुई दीपक का सा सन्नाटा था। अगले दिन सुबह रेहान उसके पास आया। निशा के चेहरे की उदासी उसने ताड़ ली। क्या हुआ? निशा ने सब बता दिया, बिना रुके बिना रोके। रेहान ने गहरी सांस ली और उसके पास बैठ गया। देख निशा, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते अपने लिए नहीं बल्कि अपने ज़मीर के लिए पूरे करने होते हैं। जो किया बहुत बुरा किया, मैं जानता हूँ, पर तेरे पापा जो तुझसे कभी कुछ कह नहीं सके, उनकी रूह भी तुझसे एक आखिरी सलाम चाहेगी। निशा की आंखें भीग गई। रेहान, मुझे डर लगता है उस घर से। वहाँ की दीवारें भी मुझ पर ताने मारती हैं। मैं हूँ ना तेरे साथ। चल, इस बार डर से नहीं, अपने आप से मिलने जाना है और जो तेरे साथ किया उसका हिसाब भी लेना है। कभी कभी अपनी आवाज़ भी लौटानी पड़ती है। रेहान बोला, माफ़ कर दे या हिसाब ले ले, पर अधूरी कहानियाँ रूह में बोझ बनकर रह जाती हैं। उन्हें मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। निशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा दोस्त, सच्चा रहनुमा और शायद एक न टूटने वाली डोर दिखाई दी। तू चलेगा मेरे साथ? कसम खुदा की, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। निशा ने उस शाम अपना सामान पैक किया, दिल्ली की गलियों को देखा जिन्होंने उसे पनाह दी थी। एक गहरी सांस ली। चलो, अब हिसाब करने का वक्त है। गांव की सरहद पर बस ने जैसे ही ब्रेक लगाया, निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही धूल भरी गलियां, वही पुराना आंगन और वही दीवारें जो कभी उसके आंसुओं की गवाह थी। रेहान ने उसका हाथ थाम लिया। तू अकेली नहीं है, चल, इस बार तेरा सिर ऊंचा रहेगा। गांव वालों की आंखों में अब पहले जैसा तिरस्कार नहीं था, कुछ हैरत, कुछ शर्मिंदगी और कहीं कहीं अफसोस। आंगन में कदम रखते ही माँ, बहन और जीजा सामने खड़े थे। सभी की आंखें झुकी हुई, चेहरों पर पछतावे की रेखाएं साफ दिख रही थी। निशा के कदम ठिठक गए। एक पल को दिल किया बस लौट जाए, पर रेहान की हिम्मत भरी नज़र ने उसे ताकत दी। माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी माफ़ कर दे, तुझे हमने नहीं समझा, तेरे दुख में तेरा साथ नहीं दिया। तेरे बापू के जाने के बाद ही समझ आया कि जिस बेटी को हम पराया समझ रहे थे वही हमारे दिल का टुकड़ा थी। बहन काजल आगे बढ़ी। दीदी, मैं भी बहुत गलत थी। समाज और डर ने हमें इतना कायर बना दिया था कि तुझे खो दिया, माफ़ कर दे। जीजा भी सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। जो हुआ उसकी कोई माफ़ी नहीं, पर इंसान गलतियों से ही सीखता है। मैं शर्मिंदा हूँ। निशा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। बचपन से देखा वो आंगन, वो दीवारें, वो चेहरे, आज फिर उसी जगह, पर अब माहौल बदला हुआ। तुम सबने जो किया उसका दर्द मैं ताउम्र नहीं भूल सकती, पर रेहान ने सिखाया है कि बोझ लेकर जीने से अच्छा है दिल हल्का करके आगे बढ़ना। मैं माफ़ करती हूँ।
क्योंकि माफ़ी देने वाला बड़ा होता है। फिर निशा ने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ की सिसकियाँ फूट पड़ी। बहन ने भी आकर उसे पकड़ लिया और पहली बार उनकी बाहों में दर्द, पछतावा और प्यार एक साथ बह रहा था। पूरा आंगन सिसकियों और माफियों से भर गया। रेहान दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था। निशा ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। धन्यवाद, तू न होता तो मैं जिंदगी से हार चुकी होती। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती का मतलब ही यही है, गिरने वाले को हाथ पकड़कर उठाना, और अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता। गांव के बुजुर्गों ने भी आकर निशा को आशीर्वाद दिया। उसकी मेहनत, संघर्ष और माफ़ करने की काबिलियत ने सबका दिल जीत लिया था। माँ ने कहा, बेटी अब घर मत छोड़ के जाना। निशा, मैं अब कहीं नहीं जा रही, लेकिन अब मैं वो निशा हूँ जिसे खुद से प्यार है, जो हर दर्द से लड़ना जानती है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर टूटा रिश्ता अगर दिल से चाहो तो जुड़ सकता है। ये कहानी दर्द, पछतावे और इंसानी रिश्तों की सच्चाई का दस्तावेज बन गई। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।